Hello everyone, welcome to Oliboard. In this video we are going to discuss about the MCQs related to the finance current affairs. So let's start the discussion. Before that, ये यहाँ पे अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है इस वेबिनार के अंदर तो आप इनरोल कर सकते हो 6 अप्रैल 4 PM, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक 1 गाइड करने वाले हैं रिगार्डिंग योर RBI प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. And if you want to start your RBI grade B preparation with us, you can start your journey today. You can download this PDF from our application और आप वहाँ पे PYQs भी सॉल्व कर सकते हो. फटाफट से चालू करते हैं हमारा आज का सेशन रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ MCQs रिलेटेड टू फाइनेंस करंट अफेयर्स. और अगर आज ने टाइम ने परमिट किया तो डेफिनेटली मैं लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल टेक्निकल पोर्शन भी बताने वाला हूँ. आई थिंक कुछ दिन पहले हमने रेशो एनालिसिस के ऊपर करंट रेशो, क्विक रेशो और कैश रेशो पे डिस्कशन किया था, बेसिकली लिक्विडिटी रेशोज पे डिस्कशन किया था. उसके अंदर मैं आपको एक आज टेक्निकल पॉइंट भी बताने वाला हूं जो काफी लोग गलत करते हैं. ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज रिसेंटली साइंड अ 5,000 करोड़ लोन एग्रीमेंट टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स. कौन सी एंटिटीज ने अभी साइन किया है एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ लोन का? सो एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली आप इसको आंसर कर पाएंगे. कौन सी वो दो कंपनीज हैं जिन्होंने ये लोन अग्रीमेंट साइन किया था? तो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी, IRFC एंड NTPC रिन्यूएबल एनर्जी. तो हमने डिस्कस भी किया था उस वाले वीडियो के अंदर कि इन दोनों कंपनीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर 5,000 करोड़ रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट. IREDA रिसेंटली सिक्योर्ड जापानीज येन में 26 बिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. कौन से इंस्टीट्यूशन से उनको ये वाला लोन मिला है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मिली है? कौन से इंस्टीट्यूशन से उनको ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मिली है? बहुत ही सिंपल, इंस्टीट्यूट का नाम है यहां पे ऑप्शन बी SBI टोक्यो ब्रांच. राइट, SBI टोक्यो ब्रांच से उनको ये फंडिंग मिली है, इसलिए जापानीज येन के अंदर डिनोमिनेटेड है. राइट. अच्छा, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ECBs यूज्ड बाय द IREDA, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रीन शू ऑप्शन? ये ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? और आई थिंक काफी लोगों ने इसको IPOs के अंदर भी सुना होगा. अभी हम इस वाले कंटेक्स्ट के अंदर बात करना चाहते हैं इसकी. IREDA ने जो अभी यूज किया था उसके अंदर ग्रीन शू ऑप्शन भी था. उस कंटेक्स्ट में ग्रीन शू ऑप्शन का क्या मतलब होता है? उस कंटेक्स्ट में ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है एन ऑप्शन टू बोरो एडिशनल फंड्स इफ द डिमांड अराइजेस. तो मान लो जैसे 26 बिलियन JPY का कॉन्ट्रैक्ट था, राइट, लोन था. अब अगर मान लो IREDA को और पैसा चाहिए तो क्या वापस से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं, इसी के अंदर एक ग्रीन शू ऑप्शन डाल दो जिससे आप क्या कर सकते हो, एडिशनल 10 बिलियन की यहाँ पे इस वाले केस के अंदर बोरिंग ले सकते हो, जो कि हमने पढ़ा था. अच्छा, बुलेट रीपेमेंट क्या होता है? इसी एग्रीमेंट के अंदर एक बुलेट रीपेमेंट वर्ड भी यूज हुआ था. व्हाट डू यू गाइस मीन बाय बुलेट रीपेमेंट? इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए. यहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही स्ट्रेट कॉन्सेप्ट.
देखो समझना, बुलेट रीपेमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे इंटरेस्ट तो पे कर रहे होते हो, पर जो प्रिंसिपल पेमेंट होता है ना, वो आप एट वंस पेमेंट कर देते हो बुलेट की तरह मैच्योरिटी पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। GICA has signed a loan agreement totaling 11,000 plus crore with India to support which kind of development, what kind of development? So अभी GICA ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 11,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, तो वो किस पर्पस के लिए किया है? किस पर्पस के लिए ये लोन एग्रीमेंट एंटर किया गया था? पर्पस था इसका ऑप्शन सी, अ वैरायटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आई थिंक 6 प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर से दिल्ली मेट्रो भी आ रहा था, दिल्ली मेट्रो फेज 4 इंप्लीमेंटेशन, तो उसी पर्पस के लिए किया गया था। नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस द पे हाउ यू ड्राइव फीचर एट नो एडिशनल कॉस्ट फॉर मोटर इंश्योरेंस कस्टमर्स। सो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने पे हाउ यू ड्राइव फीचर निकाला था रिसेंटली? लास्ट वीडियो के अंदर ही हमने ये चीजें डिस्कस करी है। What should be the correct choice here? The correct choice will be option D, Zuno General Insurance। तो इन्होंने फीचर निकाला था। SEBI has recently modified the rules for monitoring index derivative by requiring what kind of requirement? This one is important. SEBI ने recently index monitoring derivatives के लिए rules modify कर दिए थे, change कर दिए थे, simplify कर दिए थे मैं कहूँगा। तो अब स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा? अर्ली ट्रैकिंग, रियल टाइम AI बेस्ड सर्विलेंस, 4 रैंडम इंट्राडे पोजीशन स्नैपशॉट्स, एलिमिनेशन ऑफ इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑल टुगेदर, या फिर एंड ऑफ द डे चेक्स। क्या यहाँ पे सेबी ने स्टेप्स लिया था ताकि ईज हो पाए एक्सचेंज को? आप जानते हो एक्सचेंज को यहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, राइट? इंट्राडे पोजीशंस की यहाँ पे ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, ट्रेड पोजीशंस की जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स के अंदर लिए जा रहे हैं। क्या यहाँ पे बेटर किया गया है सेबी ने? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, सभी को रिप्लाई करना है। देखो यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4 रैंडम इंट्राडे पोजीशन स्नैपशॉट्स। तो यहां पे 4 रैंडम स्नैपशॉट लिए जाएंगे, दैट टू प्रिस्क्राइब टाइम ड्यूरेशन के अंदर, राइट? ये सेबी लेके आया था। अच्छा, डेल्टा का क्या मतलब होता है इन कंटेक्स्ट विद ऑप्शन ग्रीक्स? डेल्टा का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? व्हाट इज डेल्टा? वर्ड्स होते हैं ना, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, उसमें से डेल्टा का क्या मतलब होता है? ये ऑप्शन ग्रीक्स का पार्ट है बेसिकली। द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग असेट, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन द ऑप्शन प्राइस ऑफ फॉर अ चेंज इन द अंडरलाइंग असेट प्राइस, टाइम अंटिल द ऑप्शन एक्सपायर्स, या फिर स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्शंस। यहां पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी, द चेंज इन द ऑप्शन प्राइस ऑफ अ चेंज इन द अंडरलाइंग असेट प्राइस। समझना, अंडरलाइंग असेट मान लो निफ्टी था,
निफ्टी 50 अंडरलाइंग एसेट था, ठीक है, उसकी प्राइस में जो चेंज आ रहा है उस वजह से ऑप्शन की प्राइस के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ऑप्शन की प्राइस क्या होती है, उसका प्रीमियम, उसकी वजह से ऑप्शन प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। देखो ये तो हो गया अंडरलाइंग एसेट, राइट, और ये आपका हो गया डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू किस पे डिटरमाइन करती है, अंडरलाइंग पे डिटरमाइन करती है, वहां से डिराइव होती है। तो ऑब्वियसली ये चेंज हो रहा है, अंडरलाइंग चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर कितना चेंज आएगा इसकी प्राइस के अंदर, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये ऑप्शन ग्रीक्स का पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टा। What was the previous restriction on SPDs regarding the RBI liquidity operation? आप सभी जानते हो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे पहले, जो रिसेंटली आरबीआई ने हटा दिए हैं। What was the previous restriction? इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे पहले, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अभी क्या आरबीआई ने चेंज किया है। अलाउड ओनली ओवरनाइट रेपोज नॉट एमएसएफ और लॉन्ग टर्म। तो ये रेस्ट्रिक्शंस थे, क्या चेंज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर पहले आप मुझे बताओ कि थीटा क्या होता है। जैसे डेल्टा के बारे में बात करी वैसे थीटा के बारे में भी बात कर लेते हैं। थीटा क्या सिग्निफाई करता है इन ऑप्शंस, राइट। तो ऑप्शन आपके जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर क्या सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस गिवन है, प्लीज जल्दी से इनको पढ़ो और मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। sensitivity of the option price to volatility, change in the option premium with respect to change in the interest rate at which the option loses its value as it approaches its expiration, probability of profit at the expiry, और option E, the return from exercising the option early। क्या इसका करेक्ट चॉइस होना चाहिए। अच्छा, अगर इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं एक ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें डेरिवेटिव्स के अंदर जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा इजी लैंग्वेज में। यहां पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, द रेट एट विच द ऑप्शन लूजेज इट्स वैल्यू एज इट अप्रोचेज इट्स एक्सपायरेशन डेट। आप सभी जानते हो डेरिवेटिव्स की एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे डेरिवेटिव अपनी एक्सपायरी डेट के पास आता जाता है उसकी वैल्यू क्या होती है, गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है और एक्सपायरी डेट पे 0 हो जाता है, राइट। तो टाइम वैल्यू का जो कंपोनेंट होता है, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं देखो डेरिवेटिव्स के अंदर। डेरिवेटिव्स के अंदर अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टाइम वैल्यू और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये जो टाइम वैल्यू कंपोनेंट होता है ये जबरदस्त गिरने लग जाता है जब एक्सपायरी पास में आती है। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं गिरता है, वो आपका बना हुआ रहता है, पर टाइम वैल्यू कंपोनेंट उसका गिरने लग जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ओके। Which recent move has RBI taken to expand the liquidity access for standalone primary dealer? What should be the correct choice here? RBI ने क्या मूव लिया है बेसिकली लिक्विडिटी के अंदर यहाँ पे एनहांस करने के लिए स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के अंदर। उनको क्या मूव अभी रिसेंटली आरबीआई ने लिया है जो उसको अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, बेसिकली अलाउड पार्टिसिपेशन इन ऑल द रेपो ऑपरेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेन्योर। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेन्योर वो रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। What is one of the key impact allowing the standalone primary dealer access to all repo tenures? इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या इसका रियल इम्पैक्ट होने वाला है इकोनॉमी के अंदर।
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, क्यों आरबीआई ने किया है। इसका करेक्ट चॉइस है यहाँ पे ऑप्शन सी, इंप्रूव्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड मार्केट स्टेबिलिटी। ऐसा करने की वजह से इमीडिएटली मार्केट बूस्ट होने वाला है, लिक्विडिटी आने वाली है उसके अंदर, राइट। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। आखिर ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते क्या हैं? बैंक्स दैट आर स्पेशलाइजिंग इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। Option B, entities authorized to underwrite and trade in government securities. Option C, NBFCs offering consumer loans. Option D, insurance firms dealing in long-term savings. और option E, corporate treasuries investing in the equities. कौन यहाँ पे प्राइमरी डीलर होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्विकली इन द कमेंट सेक्शन गाइस। यहां पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, एंटिटीज दैट आर ऑथराइज्ड टू अंडरराइट एंड ट्रेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, पहले जो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो अंडरराइटर को दे देती है, अंडरराइट करवा देती है वहां से, राइट। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर होते हैं, और आगे जाके वो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली वो एक मेजर पार्ट होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को फैसिलिटेट करवाने में, उसका इंप्रूवमेंट करने में, उसका ग्रोथ करने में। What is the purpose of marginal standing facility, MSF facility? इसका पर्पस क्या होता है ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, लास्ट वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यहाँ पे क्या होता है? What should be the purpose of MSF here? यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड ओवरनाइट फंड्स टू द बैंक्स अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द लिक्विडिटी शॉर्टेज, राइट। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ वेरिएबल रेपो रेट? वीआरआर का क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, क्या डिफरेंस है वीआरआर के अंदर? इन ऑप्शंस को पढ़ के जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए, इज इट ऑलवेज फिक्स्ड एट रेपो रेट? रेट डिसाइडेड वाया एन ऑक्शन? It's only allow borrowings from the foreign banks. It only allows borrowings from the foreign bank. It is used to control inflation, or it is always at fluctuating rates. What should be the correct answer here? आप समझना बात को, यहाँ पे आरबीआई हैं, वो वीआरआर ऑक्शंस कंडक्ट करते हैं। सो काफी सारे बैंक्स आते हैं और वो क्या करते हैं, बिड करते हैं इस वीआरआर के लिए कि हमको लिक्विडिटी इंजेक्ट करो, हमको ये वाला वीआरआर दे दो, वी आर गोइंग टू पे एक्स अमाउंट फॉर दिस। और ऐसे ही सब लोग आके बिड करते हैं, जो हाईएस्ट बिड लगाता है वो इसको
अवेल कर लेता है, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा, द रेट इज डिसाइडेड वाया एन ऑक्शन। As per the RBI, the net claims of non-resident on India rose to how much by the December 2024? ये न्यूज भी हमने डेफिनेटली डिस्कस करी थी और उसका आंसर था 364.5 बिलियन डॉलर्स। Which of the following primarily contributed to the rise in the net claims of non-resident on India? क्या इसका प्राइमरी रीजन था जिसने इस राइज को कंट्रीब्यूट किया? इज इट इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉल इन द इनवर्ड रेमिटेंसेस, डिक्लाइन इन द इंडियाज फॉरेन एसेट्स, स्पेशली द रिजर्व एसेट्स? ऑप्शन डी, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो, या फिर फॉल इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्डिंग? क्या इसका ड्राइविंग रीजन था? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर गाइस? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। What should be the correct answer here? The correct answer here is option C, decline in the India's foreign assets, specifically the reserve assets. Okay. Next is, what is the revised aggregate limit under the RBI's standing liquidity facility for SPDs यानी कि stand alone primary dealer from April 2025? आप सभी को पता होगा RBI ने ये वाली लिमिट चेंज कर दी थी। What is the new limit? जो कि SDF फैसिलिटी SPDs जो हैं वो SLF फैसिलिटी के अंदर ले सकते हैं, स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के अंदर ले सकते हैं। What should be the correct answer here? What should be the correct answer here? ये इंपॉर्टेंट है। The correct answer here is ऑप्शन डी, 15,000 करोड़। तो पहले ये 10,000 करोड़ हुआ करती थी, अब ये 15,000 करोड़ हो चुका है। आरबीआई ने इसको इंक्रीज कर दिया है, राइट। Which two financial institutions have partnered to offer 24/7 blockchain-based cross-border payment from Gift City? Again an important question. क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक एंड जेपी मॉर्गन। ओके। What is the borrowing amount announced by the government of India for first half year of financial year 2026? ये भी हमने डिस्कस किया था। इट वाज आई थिंक क्लोज टू 50% राइट ऑफ द एंटायर टारगेट, सो 8 ट्रिलियन rupees is the correct answer here. India's current account deficit widened to what percentage of GDP?
in Q3 of financial year 2025. करंट अकाउंट डेफिसिट कितने तक पहुंच गया है जीडीपी के परसेंटेज में? क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? What should be the correct answer here? The correct answer here is option B, 1.1%. Which of the following factors helped offset a part of merchandise trade deficit in Q3 of financial year 2025? किसने यहाँ पे ऑफसेट करके काफी हेल्प किया था मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट को कम करने के अंदर? राइट, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं गुड्स के, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो इसलिए डेफिसिट आ रहा है। कौन सा फैक्टर था जिसने इसको ऑफसेट किया था? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर, सर्ज इन द नेट सर्विसेज रिसीट एंड रेमिटेंसेस। राइट, what individual foreign investor holding cap in listed firm has been proposed by the RBI from the current 5%? क्या प्रपोजल चल रहा है? इसको कहां तक रेस करने का प्रपोजल चल रहा है? सो 10% तक डबल कर देने का प्रपोजल चल रहा है, जस्ट बिकॉज एफपीआईज ने काफी सारा पैसा अभी निकाल लिया था सितंबर 2024 के बाद से, दैट्स व्हाई दे आर प्रपोजिंग टू इंक्रीज इट। दिस इज स्टिल इन डिस्कशन विद सेबी। ओके, सो आई थिंक 2-3 वीडियोस पहले वी टॉक्ड अबाउट रेशियो एनालिसिस और वहां पे हमने लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में समझा था, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो। राइट, सो हमने देखा था करंट रेशियो आपका करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। राइट, क्विक रेशियो आपका क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। अच्छा, क्विक असेट्स को कैसे निकालते हैं? करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज लेस कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस लेस कर दिया और एडवांस टैक्स लेस कर दिया। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट असेट्स में से इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, इनको हटाने पे आता था। राइट, क्विक असेट्स आता था। और कैश रेशियो मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, इस तरह से ये भी निकलता था। राइट, सो लास्ट टाइम बैलेंस शीट में हमने एक टर्मिनोलॉजी देखी थी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आप सभी ने देखी थी और उसको हमने कहीं भी कंसिडर नहीं किया था। अभी आज आपको समझाना चाहूंगा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, इन दो टर्मिनोलॉजीज के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उन लोगों को वो इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल ही अलग होते हैं। राइट, दोनों बिल्कुल ही अलग होते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो, पहले आप लोगों को एक पर्सनलाइज्ड एग्जांपल देता हूं और उसके बाद समझाऊंगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। अभी आप सभी को आरबीआई ऑफिसर्स बनना है, आप सभी को सेबी ऑफिसर बनना है। राइट, तो आप बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रहे होंगे, उसके अंदर आपको पहले फेज 1 क्लियर करना है, फिर फेज 2 क्लियर करना है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा। ये 3 स्टेजेस हैं। ये होने के बाद आप जॉब पे लग जाओगे और आपकी अर्निंग चालू हो जाएगी।
आपकी अर्निंग्स यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। पर इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होने वाले हैं। क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होने वाले हैं? आपकी फॉर्म की फीस हो गई, आपकी ट्यूशन फीस हो गई, फेज 1 की, फेज 2 की, इंटरव्यू की, बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं, राइट। मल्टीपल एक्सपेंसेस होने वाले हैं। लेट सपोज टोटल खर्चा होने वाला है आपका 1 लाख का। लेट सपोज एक एग्जांपल ले रहे थे, 1 लाख का आपका खर्चा होने वाला है, सही है। फिर आपकी अर्निंग चालू होने वाली है, फिर आपकी अर्निंग चालू होने वाली है, तो आप इस अर्निंग के अंदर से इस खर्चे को रिकवर कर लोगे, राइट। पेरेंट्स को वापस पे बैक कर दोगे। कुल मिला के आप इस खर्चे के, ये जो आपकी अर्निंग चालू होने वाली है आने वाले टाइम में, इससे आप इस खर्चे को मीट आउट कर लोगे, रिकवर कर लोगे, ठीक है। तो अब कैसे रिकवर करें आप बताओ। पहले साल आपकी अर्निंग हुई 1 लाख, दूसरे साल आपकी अर्निंग हुई 1 लाख। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मंथ का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। पहले मंथ आपकी 1 लाख सैलरी आई, दूसरे मंथ आपकी 1 लाख आई, तीसरे मंथ आपकी 1 लाख आई। तो क्या करूं, इस वाले 1 लाख को मैं पहले मंथ से डिडक्ट कर दूं? मतलब पहले मंथ आपने कुछ कमाया ही नहीं। ये ट्रीटमेंट तो अकाउंटिंग के अंदर सही नहीं लग रहा है, ये ट्रीटमेंट तो अकाउंटिंग के अंदर सही नहीं लग रहा है, राइट। क्यों ना मैं इसको थोड़ा डिवाइड करूं मल्टीपल मंथ्स में, धीरे धीरे करके 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार करके। लेट सपोज 20-20 हज़ार करके अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, हर मंथ में 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000 ऐसे करके राइट ऑफ करता हूं। क्योंकि ये पहले मंथ के एक्सपेंसेस थोड़ी हैं, ये तो पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी मेरे खर्चे हुए, जिससे भी मैं आरबीआई ऑफिसर बना, सेबी ऑफिसर बना, उसको मीट आउट करने के खर्चे थे। तो क्यों ना इसको धीरे धीरे किया जाए, रादर देन एक शॉट में कर दिया जाए, राइट। यही सेम चीज बिजनेस में भी होती है। बिजनेस को चलाने से पहले, कमेंस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इन खर्चों को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। फिर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, अर्निंग चालू हो जाएगी, तो मैं इन एक्सपेंसेस को रिकवर कर लूंगा अर्निंग में से। इशू क्या होता है, पहले साल कमाया 1 लाख का प्रॉफिट, दूसरे साल कमाया 1 लाख का प्रॉफिट, तीसरे साल कमाया वापस 1 लाख का प्रॉफिट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुए 80,000 के मान लो। अगर आप इसको फर्स्ट ईयर में ही चार्ज कर दोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो क्या आपको ये सही ट्रीटमेंट लगता है? क्या ये पहले ईयर से रिलेटेड खर्चे थे? बिल्कुल भी नहीं था यार, ये तो बिजनेस चालू करने से रिलेटेड खर्चे थे ना। तो इनको क्यों ना हम धीरे धीरे राइट ऑफ करें, पार्ट्स में राइट ऑफ करें। इन्हीं को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और जो इनका अनएमोर्टाइज्ड बैलेंस होता है, ये आपको कहां पे दिखता है? बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखता है। मान लो 1 लाख के एक्सपेंस थे, 20K के मैंने राइट ऑफ कर दिए, P&L में डाल दिए, तो 80K क्या होगा? ये अनअमोर्टाइज बैलेंस है, ये आपको कहां पे दिखेगा? असेट साइड के अंदर दिखेगा। इसको मैं धीरे धीरे राइट ऑफ कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये मेरी असेट नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल असेट फॉर मी, दिस इज नॉट अ रियल असेट फॉर मी, दिस इज अ फेक असेट, राइट। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज fictitious asset. That's why we call it as fictitious asset, fake asset, right? asset है नहीं, पर क्योंकि हम इसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं, अब कहीं तो दिखानी है, लाइबिलिटी में दिखा नहीं सकता क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, तो इसका बैलेंस तो डेबिट है। एक्सपेंस भी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि एक साथ इसको राइट ऑफ नहीं कर रहा, धीरे धीरे करके राइट ऑफ कर रहा हूं। तो क्यों ना मैं इसको कहां पे बताऊं? असेट में बता दूं, क्योंकि असेट का भी बैलेंस तो डेबिट ही होता है। तो एक बार के लिए असेट में रख दिया, सिर्फ रखा है, असेट है नहीं, राइट, सिर्फ रखा है। धीरे धीरे मैं इसको राइट ऑफ करता जाऊंगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो मैंने पहले ही पे कर दिए। लेट सपोज एडवांस में रेंट पे कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस, now that becomes a asset for me. Why? Because it will be giving me a future economic benefit. आगे जाके मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, मैंने अगले 3 साल का रेंट मेरे लैंडलॉर्ड को आज ही पे कर दिया। दैट इज रेंट पेड इन एडवांस। ये मेरी एक असेट है। सर क्या ये मेरी रियल असेट है? यस, ये फेक असेट नहीं है, ये एक्चुअल में असेट है। अगले 3 साल तक मुझे रेंट नहीं देना है, सो दैट बिकम्स माई एसेट, राइट, दैट बिकम्स माई एसेट। सर हमको ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई समझना, बैलेंस शीट के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है,
प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है। क्या दोनों एक होते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। दे बोथ आर डिफरेंट। अरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो वो एक्सपेंस है जो आपने बिजनेस चालू करने से पहले इनकर किए थे, इनको आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे। दीज आर फिक्टिशियस असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस तो आपके रियल असेट है, एडवांस में रेंट पे कर दिया, असेट है, राइट। सर रेशियोज पे क्या ट्रीटमेंट आएगा, तो समझना बात को, क्या इसका फर्क पड़ने वाला रेशियोज पे, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो एक चार्ट बना के देता हूं जो आपके बहुत काम आएगा। पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या तो आप करंट रेशियो निकाल रहे होगे, राइट, या तो आप करंट रेशियो निकाल रहे होगे, या क्विक रेशियो निकाल रहे होगे, या फिर कैश रेशियो निकाल रहे होगे। इन तीनों के अंदर ही डू नॉट कंसिडर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, यू विल नेवर कंसिडर। ये फेक असेट्स होते हैं, हम इनको लेंगे ही नहीं, राइट। ये तो फेक असेट होते हैं, ना तो ये करंट असेट होते हैं, ना ये क्विक असेट होते हैं, ना ही ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। तीनों के अंदर ही हम नहीं लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अगर करंट रेशियो निकाल रहे हो तो उसके अंदर जो करंट असेट आता है उसमें प्रीपेड एक्सपेंस को कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस इज अ करंट असेट, इट इज अ करंट असेट। जो इसका 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाने वाला पोर्शन है, इट इज अ करंट असेट। आज ही रेंट एडवांस में पे कर दिया पूरे साल का, तो ये जो 1 साल के अंदर अंदर मैं बेनिफिट लेने वाला हूं रेंट ना पे करने का, क्योंकि मैंने एडवांस में पे कर दिया, दिस इज अ करंट असेट, उसके अंदर लेना पड़ेगा, तो ये करंट रेशियो का भी पार्ट बनेगा। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो के अंदर जो क्विक असेट आता है उसके अंदर यू वॉन्ट बी कंसिडरिंग द प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक असेट कैसे निकालते हैं, करंट असेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहला ही टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसको हटा दो, बिकॉज इट इज करंट असेट, इट इज नॉट अ क्विकली रियलाइजेबल असेट। ये करंट असेट तो है पर क्विक असेट नहीं है, क्विकली रियलाइजेबल नहीं है ना। पे कर दिया तो कर दिया, आप क्या लैंडलॉर्ड के पास जाके वापस से रेंट लेके आ जाऊंगा? नहीं ला सकता, लैंडलॉर्ड के पास जाके वापस से रेंट नहीं ला सकता। सो करंट असेट तो है, 1 साल में तो बेनिफिट देगा पर इमीडिएटली नहीं देगा, तो मत कंसिडर करो। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर तो, कैश रेशियो के अंदर तो सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं, तो ये वहां पे भी कंसिडर नहीं होगा। ये इट इज नॉट एट ऑल अ कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल अ कैश इक्विवेलेंट। अब ये जो मैंने क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था आप लोगों को, अब अज्यूम करो कि यहां पे प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा है, ये सॉरी, अब अज्यूम करो कि ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, ये 15,000 क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है। मान लो ये 15,000 प्रीपेड एक्सपेंस है, और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि करंट रेशियो कितना आया, क्विक रेशियो कितना आया, कैश रेशियो कितना आया, ठीक है। ऐसा मान लो कि प्रीपेड एक्सपेंस दे ही नहीं रखा है, ये 15,000 रुपए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है मान लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्रीपेड के साथ, सॉरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के साथ तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हुए, जो कि 15,000 है, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपके क्या आंसर आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं पोस्ट करूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, और डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को, क्या आप जाके प्रीपेड और प्रिलिमिनरी का कंफ्यूजन दूर हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के फाइनेंस रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस लाता रहूं, तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।